अब बातें बंद कर लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर के सारे लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। आज फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर हम आप लोग शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिहार बोर्ड के आगामी परीक्षा के लिए कितना आवश्यक हो सकता है भाई, उसका कोई पैमाना है? आप अगर पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चन देखेंगे बिहार बोर्ड में, तो वैद्युत रसायन से अच्छे खासे संख्या में प्रश्न पूछे गए हैं, चूँकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सीधा डबल है। तो डबल होने की वजह से ये चैप्टर वेटेज में जाता है 10 से 12 नंबर के बीच में। कितने नंबर के बीच में? 10 से 12 नंबर के बीच में चला जाता है। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है। अभी के दौर में आपका कोई 2 ब्रांच बहुत मजबूत है तो आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तीनों ब्रांच मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है किस एग्ज़ाम के लिए? बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तीनों पोर्शन आपका मजबूत होना चाहिए। तो वैद्युत रसायन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने का पैटर्न वही है कि वैद्युत रसायन में हमने क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक बहुत आवश्यक है। तो देखिए, वैद्युत रसायन के अंदर जो सबसे आवश्यक टॉपिक है, शुरुआत से हम लोग शुरू करेंगे, उन्हीं आवश्यक टॉपिक को लिखेंगे जो BSEB के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कोर्स का नाम क्या है? क्रैश कोर्स। ठीक है, इस कोर्स का नाम क्या है? क्रैश कोर्स। हाँ, क्रैश कोर्स तब था, अब क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत अपघट्ट एवं अनपघट्ट, ये इस चैप्टर का अच्छा टॉपिक रहेगा। इसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरीका से पूछे जा सकते हैं। जी सर, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और मोटा, सब बहुत मोटा हो जाएगा, लेकिन प्रयास करते हैं। ठीक है, अब फैराडे का वैद्युत अपघटनी नियम, ये समझ में आना चाहिए। फिर इसी से रिलेटेड छोटे छोटे को पॉइंट्स आएंगे, इसके उपयोग आएंगे। फिर हमें समझ में आना चाहिए क्या? चालकत्व, ये बहुत अच्छा से समझ में आना चाहिए। चालकत्व के अलावा हमें एक टॉपिक इसी से रिलेटेड आएगा जिसका नाम क्या होगा? सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट समझ में आना चाहिए। कोल-रॉस का नियम, कोल-रॉस या बहुत बार आप क्या कहते हैं? कोल-राउस, कोल-राउस का नियम, ये भी आपको समझ में आना चाहिए सर। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल एवं क्या? रासायनिक सेल, रासायनिक सेल, इस चैप्टर का मुख्य हिस्सा रहेगा। निनष्ट समीकरण से जुड़े हुए चीजों में एक आएगा साम्य अवस्था स्थिरांक, जिसको साम्य स्थिरांक के नाम से हम आप लोग जानेंगे, और इसका सिंबल आप क्या कहेंगे? Kc कहेंगे। इसके अलावे आपको समझ में आना चाहिए गिब्स ऊर्जा का कॉन्सेप्ट, ये भी काम देगा इस चैप्टर में बोर्ड के लिए। और इसके अलावे समझ में आना चाहिए सेल या बैटरी, जिसको हम आप लोग 2 कैटेगरी में बांट देंगे। एक कहलाएगा सर प्राथमिक सेल, और दूसरा क्या कहलाएगा? हाँ, प्राथमिक सेल अलग कॉन्सेप्ट में होगा, द्वितीयक सेल अलग कॉन्सेप्ट में होगा। तो यहाँ तक जैसे पढ़ लेंगे चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। लेकिन क्या थ्योरी वाइज पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं सर। इन सारे टॉपिक्स को हमें पढ़ने हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न के जरिए, जिस बेसिस पर बोर्ड क्वेश्चन पूछता आया है। तो आप अब हेडिंग लीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। शुरुआत हम आप लोग यहां से करेंगे और इस कदर से इन क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे
कि ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या हो जाए, कवर अप हो जाए, सारा टॉपिक हमको समझ में आ जाए। तो शुरुआत हम आप लोग कर लेते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए और देख लेते हैं कि भाई इस पर कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इस पर। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। और देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते समय हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्वतः कवर अप हो जाए, स्वतः बन जाए। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी करें, जिसमें सबसे पहले हम आप लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्ट, कि वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट क्या है। सो हेडिंग लीजिए वैद्युत अपघट्ट। देखो सर सिंपल सी बात है, वैद्युत अपघट्ट किसको कहेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो तो जल्दी समझ पाओगे। जैसे मानिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड है, नमक है। इस नमक को जल में घोल देंगे, जलीय विलयन बनाएंगे। जब कभी भी किसी भी कंपाउंड के बगल में ब्रैकेट के साथ AQ लिखा हुआ मिल जाए तो समझिए वह एक्वस है, जलीय विलयन है। अब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करने के बाद ये टूट जाए Na प्लस क्या Cl माइनस में, तो समझिए कि वह यौगिक वैद्युत अपघट्ट है। वह यौगिक क्या है, वैद्युत अपघट्ट है। हालांकि जान लीजिए दुनिया में जितने भी आयनिक यौगिक हैं वो सारे के सारे आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, वैद्युत अपघट्ट होते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा यौगिक हम लेते हैं, दूसरा यौगिक ले लेते हैं CuSO4। इसका एक्वाटिक सॉल्यूशन तैयार करते हैं और इस पर धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये टूटेगा कैसे, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में। इस प्रकार से ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, टूट जाएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं CaCl2। इसके एक्वस सॉल्यूशन में भी हम धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये टूटेगा Ca2 प्लस 2Cl माइनस, ये हो चुका है। चौथा एग्जांपल हम यूज करते हैं Al2O3 एक्वस सॉल्यूशन, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये टूटेगा सर Al3 प्लस O2 माइनस ना। अब समीकरण संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लगा लीजिए, इसके आगे 3 लगा लीजिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर जितने एग्जाम्पल्स लिए गए थे वो सब प्रबल वैद्युत अपघट्ट था। अब एक आध को कमजोर वाला ले लीजिए। जैसे यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड, इसके जलीय विलयन में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो यह एसिटिक एसिड भी टूट जाता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस क्या H प्लस, ऐसा टूट जाता है। तो जो कोई भी यौगिक अपने अवयवी आयन में विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, उसको हम वैद्युत अपघट्ट कहेंगे। जो नहीं टूटेगा उसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत अनपघट्ट कहेंगे। तो सर डेफिनेशन लिख लो, तो वैसा यौगिक जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाता है, उसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। उसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। यह सामान्यतः ध्रुवीय प्रकृति का होता है। यह सामान्यतः ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ये इसके खासियत है सर। तेजी से एग्जांपल्स को आप नोट कर डालिए, क्विक हो गया। चलिए आगे लिखिए इस एग्जांपल को, फिर उसके बाद नंबर 2 पर चलेंगे हम लोग। वैद्युत अनपघट्ट।
दिख रहा है ये? कल आए थे सर? कल आए थे? आ जाओ सर, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ऋषि सर को भी पता था कि कल बंद था। कल बंद था। अब जिनको लगता है कि कल बंद था, वो लेक्चर अपलोड होगा, वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। कल सर वो 2 क्वेश्चन बतलाए गए, उसके अलावे 2 क्वेश्चन बतलाए गए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाया गया। क्या बात करते हैं आप, हद कर देते हैं सर। मतलब अपनी तो कहानी खत्म हो जाएगी, ऐसा वाला सिचुएशन कर देते हैं। वैद्युत अनपघट्ट सर, कोई यौगिक लेंगे, उसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करेंगे और वह यौगिक अपने आयन में नहीं टूटेगा। अगर नहीं टूटा तो क्या कहलाएगा? वैद्युत अनपघट्ट कहलाएगा। लिखिए, वैसा यौगिक जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अवयवी कणों में विभक्त नहीं होता है, उसे वैद्युत अनपघट्ट कहते हैं। इसका अवयवी परमाणु परस्पर सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा होता है, जो अध्रुवीय प्रकृति का होता है। जो अध्रुवीय प्रकृति का होता है। भाई नेचर जो होते हैं अध्रुवीय होते हैं, जैसे चीनी C12H22O11, ग्लूकोज भी लिख सकते हैं C6H12O6, यूरिया अच्छा एग्जाम्पल है इसका, NH2CO NH2 TC। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न इसमें हम आप लोग पढ़ने वाले हैं गिब्स ऊर्जा, कि गिब्स ऊर्जा किसे कहते हैं या गिब्स ऊर्जा क्या है। तेजी से लिख डालिए। सर सेल जब काम करेगा तो उसके ऊर्जा में कमी होगी कि वृद्धि होगी? आप जब काम करोगे तो आपका एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो सेल जब काम करेगा तो उसके ऊर्जा में कमी होगी। काम करने के बाद जितना ऊर्जा कम गया उसी ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहेंगे? तो लिखिए, किसी सेल द्वारा संपन्न विद्युतीय कार्य के कारण मुक्त ऊर्जा को गिब्स ऊर्जा कहते हैं। इसे संक्षेप में डेल जी या डेल जी नोट लिखा जाता है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। चूंकि
विद्युतीय कार्य के कारण सेल के ऊर्जा में क्या होती है? सेल के ऊर्जा में ह्रास होती है। अतः गिब्स ऊर्जा का मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अर्थात डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ इंटू ई नोट सेल। डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ इंटू ई नोट सेल। एग्जाम्पल ये जहां n बराबर परिवर्तित इलेक्ट्रॉन, f बराबर फैराडे स्थिरांक और एक फैराडे स्थिरांक का वैल्यू होता है 96,500 कूलम। ई नोट सेल बराबर विद्युत वाहक बल B बा या बहुत बार इसको EMF भी लिखा जाता है। तो ये गिब्स ऊर्जा का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपके पास। आप इतना लिखते हैं तो गिब्स ऊर्जा आपका कंप्लीट माना जाएगा। आगे बढ़ा जाए सर? ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम आप लोग। वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक, नाम सुने इसका? वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित है। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। जिसके लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, उसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक। जेड क्यू बराबर आपने बैक क्लास में पढ़ रखा है IT ना, आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। बिल्कुल इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक को डिफाइन करने वाले हैं, परिभाषित करने वाले हैं। तो क्यों ना सबसे पहले वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक को डिफाइन कर लिया जाए। तो चलिए लिखिए चौथा पॉइंट, नंबर 4 क्वेश्चन। चौथा, वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक। वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक समझो सर। वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक को पहले डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, जब किसी वैद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पीयर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहलाता है। वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहलाता है। इसे Z से सूचित किया जाता है। इसका सिंबल जो है वो Z लिखा जाता है सर। तो आप लिख सकते हो कि चूंकि M बराबर Z इंटू IT, इसलिए M बराबर Z गुना 1 सो फाइनली M बराबर Z। M मतलब मुक्त पदार्थ की मात्रा, Z मतलब वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 1 एम्पीयर 1 सेकेंड। देखिए I बराबर 1 एम्पीयर बोला जा रहा है
टी बराबर 1 सेकेंड बोला जा रहा है और क्यू बराबर सूत्र होता है IT। तो 1 कूलाम्ब भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 कूलाम्ब बराबर होता है 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड। तो दूसरा डेफिनेशन हम ये भी बना सकते थे डायरेक्टली कि जब किसी वैद्युत अपघटनी सेल में 1 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहलाता है। इसे Z से सूचित करते हैं, तब सूत्र लगाते हैं M बराबर Z इंटू क्यू, और Q का वैल्यू कितना रखते हैं 1, तो M बराबर Z गुना 1 यानी M बराबर Z। तो आप जैसे मर्जी वैसे डिफाइन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए तेजी से सर। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। तो सर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब दूसरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर हम आप लोग चलेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, चालकत्व किसे कहते हैं? इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें। इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें। चालकत्व किसे कहते हैं, इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें। देखो सर, चालकत्व किसे कहते हैं? एक टर्म होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध विद्युत धारा के रुकावट के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, जो विद्युत धारा के रुकावट को दर्शाता है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा विद्युत धारा में रुकावट उतना ज़्यादा होगा, वो उतना तेजी से एक बिंदु से, ये उतना धीरे धीरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच पाएगा। प्रतिरोध जितना कम होगा उतना तेजी से पहुंच पाएगा। जैसे सर्वाधिक सुचालक धातु में से कौन सा तत्व माना जाता है? चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। क्यों चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? क्योंकि चांदी जो है उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए वह सबसे अच्छा सुचालक है। जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा उसका सुचालकता सबसे कम हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा चालकता परास को 27 कोटि में बांटा गया। कितने कोटि में बांटा गया? चालकता परास 27 कोटि में होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 3 है, अर्धचालक, अचालक और सुचालक। बीच में एक रेंज आया था जो रेंज आज तक क्लियरिफाई नहीं है। ठीक है, तो कोटि 27 प्रकार के होते हैं चालकत्व कोटि। अब यहाँ पर चालकत्व है क्या? तो इसी प्रतिरोध का उल्टा व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? चालकत्व कहलाएगा। सो लिखिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसे G से सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले आपने गिब्स ऊर्जा में डेल G या डेल G नोट लगाया था, यहाँ डेल नहीं लगा हुआ। इसे G से सूचित किया जाता है। इस चैप्टर में पूरे 3 G आएगा, इसलिए इस चैप्टर को हम आप लोग 3G के नाम से भी जान सकते हैं। अभी 5G का जमाना है, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि चालकत्व इज इक्वल टू 1/, प्रतिरोध, या G इज इक्वल टू 1/R। रेजिस्टेंस को किससे सूचित करते हैं? R से सूचित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, सो लिख लेंगे चालकत्व का मात्रक। देखो नीचे जब रेजिस्टेंस का R हो गया, प्रतिरोध का R हो गया, ये ओम हो गया, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्रति ओम होगा ना। तो चालकत्व का मात्रक प्रति ओम या महो, ओम का उल्टा क्या होता है? महो, या महो या सीमेंज, S। सीमेंज को किससे सूचित करेंगे? S होता है। यानी कुल मिलाकर हम कहें तो 1 प्रति ओम बराबर 1 महो बराबर 1 सीमेंज। तीनों आपस में क्या है? इक्वल है, और तीनों ही SI यूनिट में प्रयोग में आता है। तो नोट कर लीजिए तेजी से यहां तक में।
अब सर क्वेश्चन इसमें और आगे बढ़ रहा है। एक हिस्सा कंप्लीट हुआ, चालकत्व किसे कहते हैं, दूसरा हिस्सा है इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें। मतलब चालकत्व के कुछ ना कुछ प्रकार होंगे। आपको पता है चालकत्व के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। चालकत्व के कितने प्रकार हैं? बढ़े आगे, ठीक है, लिखिए सर। तो स्टार लगाइए और लिखिए। चालकत्व 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 विशिष्ट, अच्छा विशिष्ट चालकत्व को क्या कह सकते हैं? ठीक है सर, चालकता कह सकते हैं। नंबर 2 क्या होगा? मोलर चालकता। अच्छा, चालकत्व या चालकता दोनों यहां लिख सकते हैं, ठीक है। मोलर चालकता भी कह सकते हैं, मोलर चालकत्व भी कह सकते हैं। नंबर 3 तुल्यांकी चालकता। क्योंकि नाम जो है ना वो स्पेसिफिक हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो सबसे पहले हम आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे किसको? विशिष्ट चालकत्व को, या इसी को हम आप लोग क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सर चालकता या विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। लेकिन चालकता या विशिष्ट चालकत्व को पढ़ने से पहले ओम के कुछ शुरुआती नियम पर चलिए। भाई, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती। किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई के समानुपाती। और क्या होता है सर? और होता है उसके मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती। लंबाई के समानुपाती और मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा सिचुएशंस होता है। इसके लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, R बराबर रो इंटू एल बटा ए। ये रो क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसी विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोध ना बोल के, विशिष्ट प्रतिरोध ना बोल के क्या बोल देते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। सिंपल सी बात है सर। तो सामान्य रूप से समझो, क्या समझना है सर कि जैसे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, उसी प्रकार से प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। सो लिखिए प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे कप्पा का सिंबल कैपिटल के होता है, से सूचित किया जाता है। इसे कप्पा से सूचित किया जाता है। अर्थात के बराबर 1 बटा रो। थोड़ा सा अलग करके लिखिएगा ऐसा। अब बात यही नहीं खत्म है, आप चाहेंगे तो देखिए रो के जगह पर हम यूज कर सकते हैं किसको? सो रो इज इक्वल टू आर इंटू, हाँ ए बाय एल, सॉरी ए बाय एल, ऐसा लिख सकते हैं ना। जैसे हम ऐसा लिखेंगे, देखिए और चूंकि कर लेते हैं और बाद में, चूंकि आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बटा ए, इसलिए सर रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बटा एल। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं? के जगह पर के इज इक्वल टू 1 बटा रो। अब रो के जगह पर लिखेंगे आर इंटू ए बाय एल। देख लो सर, फाइनली आप लिख सकते हो 1 बटा आर गुना एल बटा ए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब एक बात और समझिए, जैसे चालकत्व का मात्रक होता था प्रति ओम, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो मात्रक होगा। यहाँ पर रो का मात्रक क्या होगा? देख लो, प्रतिरोध गुना मीटर स्क्वायर बटा मीटर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो चूंकि ये बटा में है, ऊपर जाकर प्रति ओम प्रति मीटर हो जाएगा।
तो हम लिख लेंगे इसका मात्रक, इसका मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर होता है। ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है सर, तेजी से आप नोट कर लो। तो इसके दो बचे टाइप को भी हम आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं ताकि 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो ही जाए। ठीक है, दूसरा टाइप है इसका विशिष्ट चालकत्व के बाद। अरे भाई ये भरतनाट्यम क्यों कर रहा है, और ये सेलेक्ट है इसलिए। दूसरा टाइप है मोलर चालकता। तो जल्दी से हम आप लोग इसको लिखने के बाद हेडिंग ले लेंगे क्या, मोलर चालकता का, मोलर चालकता का लिख डालो सर। हो गया। अब देख लो सर, कोई हमारे पास विलयन है जिसका मोलरता 1 हो, जिसका मोलरता कितना हो, तो उस टाइम पर जो उसका चालकता होगा उसी चालकता को क्या कहेंगे, मोलर चालकता। तो लिखिए प्रति एकांक मोलर सांद्रता वाले, अच्छा मोलर सांद्रता की जगह पर आप मोलरता भी लिख सकते हैं। प्रति एकांक मोलर सांद्रता वाले वैद्युत अपघट्ट के चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। इसे म्यू या लैम्डा एम, इसे म्यू या लैम्डा एम से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। अर्थात म्यू इज इक्वल टू के गुना 1000 बटा एम, एम मतलब मोलरता। 1000 जो है वह यूनिट को मीटर से सेंटीमीटर में लाने के लिए प्रयोग में किया गया था। तो हम लिख सकते हैं इसका मात्रक प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। तो चलो 2 तो कंप्लीट हो गया। अब 2 के कंप्लीशन के बाद बचता है कौन, तीसरा तुल्यांकी चालकता। तो इसको भी पढ़ के आज हम आप लोग 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर ही लेंगे और 2-3 क्लास में इसे खत्म कर लेंगे तेजी से।